नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जिसका नाम है बजट 2024 जनता की उम्मीद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर से संसद में बजट पेश करने वाली हैं। हर बार की तरह इस बार भी इसको लेकर हर वर्ग ने उम्मीदें और आशाएं संजो रखी हैं। लोगों की उम्मीदें हैं कि सरकार का ये बजट उनके लिए ऐसी नीति या योजनाएं बनाए जिससे उन्हें लाभ हो। जहां युवाओं की मांग है कि सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए, तो वहीं आमजन महंगाई से राहत पाने की उम्मीद कर रहा है। इसके अलावा किसान एमएसपी समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इस बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर डीडवाना के एनडीटीवी संवाददाता जहीर अब्बास उस्मानी ने व्यापारियों, कर्मचारियों, रिटायर्ड कर्मचारी, युवाओं, छात्रों और किसानों से बातचीत की है। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं तमाम लोग। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करने वाली है। इसे लेकर हर वर्ग की अपनी अपनी अपेक्षाएं और आशाएं हैं। इसी को लेकर हम डीडवाना के नेहरू पार्क में पहुंचे हैं, जहां हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जिनमें व्यापारी हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, वर्तमान कर्मचारी हैं, स्टूडेंट हैं और किसान भी हैं। इनसे चर्चा करते हैं कि इनकी क्या अपेक्षाएं हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? बजरंग लाल शर्मा। बजरंग जी, किस तरह की आपकी अपेक्षाएं हैं इस बजट से? देखिए, मैं रिटायर्ड कर्मचारी भी हूँ और वर्तमान में बिजनेसमैन भी हूँ। एमएसएमई के तहत जो माननीय मोदी जी ने एक पीएमएफएमई स्कीम लागू की थी, उसमें हमारी स्कीम स्वीकृत हुई है और उसमें सब्सिडी भी मिली है। लेकिन जो एग्रीकल्चर के जो उद्योग है, उन पे जीएसटी लगती है, वो ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो एक तो जीएसटी का निवारण होना चाहिए और एक जो सीनियर सिटीजन्स के लिए जो 3 लाख की सीमा है आयकर की, उसको भी बढ़ाना चाहिए। ये मेरी अपेक्षा है। लघु उद्योगों को लेकर इन्होंने अपनी बात रखी है और सरकार से मांग की है कि जीएसटी को लेकर के एक ऐसा स्लैब बनाया जाए जिससे व्यापारियों को और लघु उद्यमी है उनको फायदा हो। आप बताइए, क्या नाम आपका? हाँ, मेरा नाम घीसाराम खींची है। मैं रिटायर्ड सॉफ्टवेयर ऑफिसर हूँ। मैं इस बजट में अपेक्षा ये करूंगा कि जो कर्मचारियों की जो इनकम टैक्स की जो स्लैब है, वो जो चलती आ रही है ना, वो ज्यादा है, उसमें सुधार करना चाहिए और इनकम टैक्स की स्लैब कम करके और कर्मचारियों को राहत देनी चाहिए। मेन बात, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो सामाजिक सुरक्षा की जो पेंशन की योजनाएं हैं, उनमें सामाजिक सुरक्षा की जो राशि है वो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि गरीब तबके के लोगों को उसी से ज्यादा राहत मिलती है। मैं तीसरी बात ये कहना चाहूंगा कि जो गैस की जो सब्सिडी है वो ज्यादा करनी चाहिए और गैस की जो दरें हैं, जो रसोई गैस की है, जो आम पब्लिक के लिए बहुत बड़ी वो है, समस्या है, तो उसमें सुधार करना चाहिए। मतलब और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं कि इनका क्या कहना है। आप क्या कहेंगे इस बारे में, बजट के बारे में? साहब, मैं बजट के बारे में ये कहना चाहूंगा कि जो बजट पारित हो रहा है, जो युवाओं के लिए जो केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की थी, जो उस समय सरकार ने बोला था कि ये फायदे का सौदा होगा, लेकिन कोई भी बिल्कुल भी अग्निवीर के भर्ती के तहत कोई भी भर्तियां नहीं निकल रही। आर्मी में देख लो, नेवी, एयरफोर्स में बिल्कुल ना के बराबर भर्तियां निकल रही है, जिसके कारण युवा दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसलिए मेरी केंद्र सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध किए जाए और ज्यादा से ज्यादा ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर भर्तियां की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले। युवाओं का कहना है कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, जिसे दूर करने के लिए सरकार को ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जिससे बेरोजगारी कम हो और युवाओं को जो है रोजगार सुनिश्चित हो सके। आप क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? मेरा नाम विजय सिंह डुकिया है। मैं नागौर, ये डीडवाना कुचामन जिले का जिलाध्यक्ष हूँ, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत। कर्मचारी नेता के नाते मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि नए बजट के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा की जाए। पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जानी चाहिए। इसके अलावा वेतन आयोग का गठन, 8वां वेतन आयोग की घोषणा इस बजट में करनी चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। इसके अलावा वर्तमान में जो मकान किराया कर्मचारी को दिया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि बजट में मकान किराया भी बढ़ाया जाए। इसके अलावा हमारे कर्मचारियों के 50% से ज्यादा बच्चे मिलिट्री में लगते थे और मिलिट्री को एक तरह से भंग सा कर दिया गया है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस पर भी पुनर्विचार करें और अग्निवीर की जो व्यवस्था है इसको वापस दुरुस्त कराएं। आपका नाम क्या है? जगदीश गोदारा। आप क्या कहेंगे इस बजट को लेकर, क्या अपेक्षा है? एक किसान के तौर पर आप क्या मानते हैं? मैं किसान के तौर पर तो सरकार, जो ये मोदी जी की सरकार है, बजट के अंदर इनका किसानों के प्रति जो
गलत रवैया है उसको अपनाकर जो 3 काले कानून है, एनएसपी पर जो खरीद है, जो ये स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू करना चाहिए, किसानों को सही उचित भाव मिले, ये मेरी मांग है। आपका क्या नाम है? मनोहर अली उस्मानी। आप क्या कहेंगे बजट को लेकर के, किस तरह की आपकी अपेक्षा है? सरकार को इनकम टैक्स की दरें निर्धारित करनी चाहिए, जो भी सेवानिवृत्त उनके लिए भी और जो रेगुलर कर्मचारी उनके लिए भी, और केंद्र सरकार के द्वारा जो डीए सीज किया हुआ 2020 का वो वापस देना चाहिए, और 65 वर्ष की आयु पर 5% डीए पेंशन बढ़ाना चाहिए, और 65 साल की उम्र के बाद 70 साल पे 10% बढ़ाना चाहिए। 15% अभी पहले से मिल रहा है, इसलिए इन दोनों 60 साल और 65 साल पर 5% और 10% दर बढ़ानी चाहिए और पेंशन में बढ़ोतरी करनी चाहिए। इसके तो ये थे डीडवाना के लोग, जिनका अपना अपना मत है, अपनी अपनी राय है। सरकार से इनकी मांग है कि महंगाई को कम किया जाए और बेरोजगारी को भी कम किया जाए। इसके अलावा पेंशन भी एक बड़ा मुद्दा निकल करके सामने आया है। कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों की मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, ताकि उनका रिटायरमेंट के बाद जो जीवन यापन है वो सुचारू रूप से चल सके। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी। तो कोई ओपीएस की बात कर रहा है, कोई इनकम टैक्स की बात कर रहा है, कोई रोजगार की बात कर रहा है। बहरहाल महत्वपूर्ण रहेगा कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। आगामी लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, ऐसे में बजट में राज्य को क्या लाभ मिलेगा, इसको लेकर किन क्षेत्रों में विकास के कार्य किए जाएंगे, ये तो बजट पेश होने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी सभी के जीवन पर असर डालने वाला ये बजट उम्मीदों के पिटारे से कम नहीं है। ऐसे में कोई नई पेंशन स्कीम को समाप्त करके पुरानी गारंटीड पेंशन स्कीम लागू करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो कई लोग पेंशन के बारे में सोच रहे हैं। आधी आबादी यानी कि महिलाएं भी किचन सिलेंडर को लेकर सुविधाएं देने की मांग कर रही हैं। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने अजमेर शहर वासियों से चर्चा की है और जाना है कि वो आगामी बजट में क्या चाहते हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी को अंतिम बजट पेश किया जाएगा। बजट में आम लोगों के लिए क्या रहने वाला है, आम लोग बजट में अपनी सुविधा के अनुसार क्या चाहते हैं, यही जानने के लिए आज हम खड़े हैं अजमेर के वैशाली नगर इलाके में, जहां पर कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे अंतिम बजट में वह केंद्र सरकार से और आने वाली जो केंद्र सरकार है उसके क्या चाहती है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुकेश आहूजा। आहूजा जी बताएं, अंतिम बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है, कैसा चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि एक सुनहरा बजट हो जी। और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खासकर व्यापारियों के लिए, जो व्यापारी वर्ग हमेशा सपोर्ट करता रहता है हमेशा, और जैसे जीएसटी है, काफी व्यापारी वर्ग के लिए जो भी है, इनका सुनहरा बजट होना चाहिए व्यापारियों के लिए, सबके लिए। तो हम तो एक सरकार से उम्मीद करते हैं कि आने वाला बजट एक सुनहरा बजट हो 1 फरवरी को। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा बजट हो जो लोगों को राहत दे सके। जो कई लोग जो काफी जो लोग हर चीज के लिए, हर वर्ग के लिए एक अच्छा सुनहरा बजट हो, हर वर्ग के लिए एक अच्छा बजट हो, हम तो ये सरकार से उम्मीद करते हैं। मैम, अंतिम बजट में किस तरीके का होना चाहिए, क्या चाहते हो आप लोग? जैसे कि मैं एक महिला हूँ तो हम चाहेंगे कि रसोई, ग्रोसरी के, फलों के, सब्जियों के भाव नियंत्रित हों। टमाटर कभी 20 रुपए किलो, कभी 200 रुपए किलो, तेल कभी 150 से 250 रुपए पहुंच जाता है। तो ये जो अनियंत्रित मूल्य है ये हमारे बजट को गड़बड़ा जाते हैं। भाई सरकार जब बजट बनाती है तो वह भी नियम कानून से बनाती है, एक महिला कैसे बना पाए इतने अनियंत्रित मूल्यों के बीच में? कभी रसोई के सिलेंडर के दाम, लाइट के बिल, इन पे कोई नियंत्रण नहीं। तो हम यही चाहते हैं कि जब महिला एक बजट बना रही है तो महिलाओं के हितों में ध्यान रखते हुए ग्रोसरी और सब्जियों के दाम भी नियंत्रित रखे, तो हम महिलाएं बजट तो बना पाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेल के कंपैरिजन में फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, पॉलिटिक्स हो, हर उसमें कम है। वो इसलिए क्योंकि महिलाओं की जिम्मेदारी पुरुषों से कहीं ज़्यादा अधिक है। तो मेरी सरकार से यही उम्मीद और अपेक्षा है कि जो बजट है उसमें जो लड़कियां पॉलिटिक्स में अपना करियर आगे बढ़ाना चाह रही हैं, जो अपने घर से निकलकर, रोज़ के कामों से निकलकर कुछ अलग करना चाहती हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविधान बनाया जाए। जैसे कि जो बच्चे स्कूलों में पॉलिटिक्स को अपना एज अ करियर चूज़ कर रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप करी जाए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अपने घर से निकलकर और पॉलिटिकल जैसे डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में हिस्सेदारी निभाएं। इनके लिए स्कॉलरशिप्स
और प्रोविजंस बढ़ाए जाए। मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली जाए और वो कैटेगरी वाइज ना हो, जैसे कि SC STC वालों को मिलती है, चाहे वो भले ही कम पढ़ें, लेकिन जनरल वालों को नहीं मिलती है। तो मैं चाहती हूँ कि कैटेगरी का नहीं हो और जनरल वालों को भी मिले और सभी को मिले, जो अच्छा पढ़ते हैं उन्हें सभी को मिले। एक समान जी। रेलवे में की जो ट्रेनें हैं उनपे भी रिजर्वेशन होना चाहिए कि जिससे कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सके और कम किराया लगे। हमारे साथ में मोहन चेलानी जी हैं, रेलवे के नेता हैं, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज हुए। बस अब 1 फरवरी को बजट आना है, क्या चाहते हैं? देखिए, प्रति वर्ष जब केंद्र सरकार का बजट आता है तो आम जनता बहुत आशाओं के साथ में उस बजट को देखती है, क्योंकि केंद्र सरकार के बजट से ही आम जनता का अपना व्यक्तिगत बजट बनने का काम होता है और उससे वो पूरे साल भर का प्लान करता है। जहाँ तक सरकारी कर्मचारियों का सवाल है तो इस बार हम लोगों की 2 उम्मीदें महत्वपूर्ण हैं। पहली तो जो हमारे युवा कर्मचारी हैं जो 2004 के बाद में भर्ती हुए हैं, उनको नई पेंशन स्कीम के नाम पर जिस तरह से पेंशन दी जा रही है, वो सेवानिवृत्ति पर किसी को 1800 रुपये, किसी को 2200 रुपये पेंशन दी जा रही है। इसका पूरे देश भर में मूवमेंट चल रहा है और वर्ष 2023 तो पूरा मूवमेंट का वर्ष रहा है और हमारी ये डिमांड है कि नई पेंशन स्कीम जिन 2004 के बाद के युवाओं को मिली हुई है, इन्हें पुरानी गारंटेड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए। पेंशन की गारंटी होनी चाहिए ताकि जो युवा पूरे 40 वर्ष अपने जीवन के बहुमूल्य समय पूरे देश निर्माण में देने का काम करता है, तो उसका जो वृद्धावस्था है, रिटायरमेंट के बाद आफ्टर 60 ईयर की एज में भी उसको सामाजिक सुरक्षा मिले, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी इस सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं, 6ठे वेतन आयोग की घोषणा इस बजट के माध्यम से होनी चाहिए। तो ये थी तमाम अजमेर की जनता, जिसमें युवा वर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, बिजनेसमैन भी थे और रेल कर्मचारी भी थे। सभी की मांग है कि 1 फरवरी को जो सीतारमण जो कि बजट पेश करेगी, उनमें हर एक व्यक्ति, आम आदमी का, बुजुर्गों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। NDTV राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कच्चे घरों में रह रहे गरीब परिवारों के लिए पक्के घरों के निर्माण के लिए आवंटित राशि 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ कर दी थी। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों के लिए घरों के निर्माण के लिए तय टारगेट को हासिल करने का काम भी जारी है। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मोदीनगर से हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। क्या हो गया? योजना से सारा काम हो रहा है। बहुत बढ़िया। हमारे प्रधान गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस घर का निर्माण जो है अभी चल रहा है। 2 किस्तें प्रभा जी की आ चुकी हैं और यहाँ पर अभी भी मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें कितने कमरे बनेंगे? अभी फिलहाल में तो एक बनाया है, ऊपर हम बाद में बनाएंगे। और आपके पीछे क्या है ये रसोई है, ये लैट्रिन बाथरूम है। अच्छा, एक बार दिखाएं जरा रसोई। हाँ, ये एक छोटी सी रसोई भी है यहाँ पर और इसके बगल में ये बाथरूम है। हाँ, पहला पक्का जो बाथरूम बना है। इसमें ना पानी की सप्लाई सब ठीक होती है? हाँ जी। कब से आपका इस घर का निर्माण शुरू हुआ? 1-1.5 महीना हो गया। इससे पहले आपके पास पक्का घर था? जी नहीं, हमारे वैसे ही कच्चा मकान था और अब उसके बाद ही हमने ये अपना कार्य करा है, उसके बाद ही बन रहा है। जी, तो ये आपके जिंदगी का पहला पक्का घर है? जी हाँ। टूटा फूटा से था। टूटा फूटा था। अब नया घर नाम है सुदेश। बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवंटन था उसे बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया था और उसके पीछे सोच और मंशा ये थी कि मार्च 31, 2024 तक जो टारगेट है उसे पूरा किया जाए और इसके तहत आवंटन बढ़ाने के साथ ही काम भी जो है नए घरों के निर्माण का गांवों में बहुत तेजी से शुरू हुआ है। औरंगाबाद गोदाना गांव में ऐसे करीब 50 घर हैं जहां पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है। मेरे साथ सुदेश जी हैं जो पिछले कई दशक से इस गांव में रह रही हैं। कब से शुरू हुआ काम इस पर? दिसंबर से। दिसंबर 2023। तो ऐसा घर पहले था आपके पास? जी नहीं, कड़ी पड़ी हुई थी, वो टूटी हुई थी हमारी। हाँ। बस ऐसे था जी। तो टूटे हुए घर की जगह अब अपना एक नया पक्का घर हो गया। नया पक्का हो गया।
सारे पैसे जो मिलने थे इस योजना के तहत वो मिल गए आपको? नहीं, 2 किस्त मिली है जी। इस समय में हमेशा करीब 50 घर का निर्माण होता रहता है यहाँ। दोनों आ जाओ। अच्छा, ये दूसरे का घर? ये दूसरे का। अच्छा, ओके। पर आप 3 हैं अभी? 4 हैं, मतलब एक लड़का। चंद्रावती जी, आपके परिवार में कितने लोग हैं? मैं 8 सास। 8 लोग हैं। ये घर किसके नाम पर है? ये अब तो मेरे नाम पे है सिंदरवती। तो कब तक पूरा हो जाएगा? एक कमरा बनेगा, ये मतलब एक बच्चे का हो जाएगा। लगभग 50-60 के करीब मकानों पर कार्य चल रहा है, जो कि मतलब संपूर्ण होने वाले हैं। संपूर्ण होने वाले? हाँ जी। तो ये काम मतलब पिछले 1 साल में हुआ है? पिछले 1 साल में जो हमारा एक क्षेत्र गांव का नगर पालिका में आ गया, उसमें ज़्यादा काम हो रहा है। ज़्यादा काम हो रहा है। तो इसमें आवेदक कौन लोग हैं, थोड़ा हमें विस्तार से बताइए। जो जिनके पास में छत नहीं थी या कड़ी टूटी हुई थी, जिनके मकान में रहने की जगह नहीं थी, किसी ने 3 चद्दर गिर रखी थी, वे ज़्यादातर लोग हैं। कंस्ट्रक्शन का ये पिछले 3-4 साल से इस तरह चल रहा है काम करके। जो लोग एक टाइम के खाने के लिए तरसते थे, जिन्होंने पूरे जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते चले गए, उनको 10 रुपए उधार देने के लिए नहीं है, तैयार नहीं है दवाई के लिए भी, तो मकान का सपना ही रह जाता उनके लिए तो। और अब उन्हें पक्के मकान मिल रहे हैं। तो इससे आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है उस पर असर पड़ा है गदाना? नहीं, जो लोग जो गदाने में नहीं, पूरे क्षेत्र में, तो हर जगह है, इसी गांव में थोड़ी है, मेरा तो आसपास के सैकड़ों गांवों में संपर्क है। 50 साल हो गए सामाजिक जीवन में, तो लोगों को काफ़ी राहत मिली है। इंटरव्यू कर रहे हैं, वो कितना खुश है, उनका अपना तो बढ़ती महंगाई में बंधी सैलरी से काम चलाना किसी चुनौती से कम नहीं है। सरकार 2024 का बजट लाने वाली है। हर बार लोग बजट पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं। ऐसे में सैलरीड क्लास के लोग भी नए बजट को लेकर सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। सबकी नजर इस बात पर है कि इनकम टैक्स कैसे और कितनी राहत इस बार मिलने वाली है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सालाना बजट आने से पहले एक बार फिर नौकरी पेशा लोगों की उम्मीदें इस बात पर टिकी हैं कि टैक्स में कुछ राहत मिलेगी। वैसे फिलहाल 2 अलग-अलग तरह की टैक्स प्रणालियां चल रही हैं, नई और पुरानी। पहले सालाना 2.5 लाख रुपए कमाने पर टैक्स से छूट थी। नई स्कीम में 3 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को टैक्स से छूट है। पुरानी प्रणाली में 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स लगता था। नई रिजीम में 3 लाख से 6 लाख तक कर दिया गया है। पहले 20% टैक्स सालाना 5 लाख से 10 लाख तक कमाने वालों पर लगता था। नई प्रणाली में 6 लाख से 9 लाख कमाने वाले लोगों को सिर्फ 10% टैक्स देना होता है। पहले सालाना 10 लाख से ज़्यादा कमाने वालों पर 30% टैक्स और अब सालाना 9 लाख से 12 लाख कमाने वाले लोगों को 15% टैक्स लगता है। अब सालाना 12 लाख से 15 लाख कमाने वाले लोगों को 20% टैक्स, सालाना 15 लाख से ज़्यादा कमाने वाले लोगों को 30% टैक्स। पिछले 5 साल में ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन नए टैक्स रिजीम में टैक्स में छूट सालाना 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है। नौकरी के साथ घर को संभालने वाली महिलाएं घर खर्च को अच्छे से समझती हैं। एक साथ घर और दफ्तर के काम को संभालने वाली महिलाएं बढ़ती महंगाई से ज़्यादा टैक्स से परेशान हैं। मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों कॉलेज वाले हैं। कॉलेज की फीस है। अब आप इनफैक्ट देखिए महंगाई कितनी बढ़ रही है, तो हर जगह टैक्स देना पड़ता है। हम कोई सामान खरीदने जाते हैं वहाँ भी टैक्स देना पड़ता है। मेरी सैलरी आती है वहाँ भी टैक्स देना पड़ता है। तो मतलब हम लोग सेविंग्स नहीं कर पाते। तो हम लोग सेविंग्स नहीं कर पाएंगे तो हम क्या बच्चे के लिए आगे के लिए फिर क्या कर पाएंगे। तो सब कुछ हमारा टैक्स में निकल जाता है। तो इसलिए मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ बजट से कि मिडिल क्लास सैलरीड पीपल के लिए मतलब टैक्स में रिबेट देनी चाहिए। जो स्लैब है स्लैब को इंक्रीज करना चाहिए।
रोजमर्रा का घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई का खर्च और उसमें भी हर चीज पर टैक्स। आखिर आम इंसान बचत कैसे करे? अभी का जो बजट है उसमें थोड़ा सा जो खासकर जो सैलरीड क्लास लोग हैं उनको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए ना, जैसे मेरा बेटा पढ़ रहा है अभी कॉलेज में, तो अब मैं देख रहा हूँ कि आने वाले जब उसमें एडमिशन लेगा कॉलेजेस में, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें कुछ स्लैब्स कुछ इस तरह से आएँ कि हमको अधिक से अधिक उसमें उनको लाभांश हम लोगों को हो, ताकि हम उसके अंदर हमको टैक्स कम से कम लगे। सरकार इस बार के बजट में सैलरीड लोगों को कैसे राहत दे सकती है? क्या निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है? अभी जो सेक्शन 80C है जिसमें डिडक्शंस मिलती है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, उस पर सरकार को काम करना चाहिए। और इन पर्टिकुलर एनपीएस डिडक्शंस जो है, एनपीएस डिडक्शंस में क्या है, अभी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पे ओनली 50,000 रुपीज़ की डिडक्शंस अवेलेबल है। गवर्नमेंट को इसको बढ़ाना चाहिए और ओवरऑल 80C की जो डिडक्शन की लिमिट है, इन्वेस्टमेंट की डिडक्शन की लिमिट है, उसको बढ़ाना चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट कल्चर प्रमोट हो। महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है और ऐसे में आम लोग टैक्स के बोझ तले दब रहे हैं। सरकार इस बार का बजट लाने वाली है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि इस बार जो सैलरीड क्लास लोग हैं उनको लेकर के उनके फायदे में कोई फैसला लिया जाएगा, यानी कि टैक्स से कुछ राहत इस बार लोगों को देखने को मिले। ये लोग चाहते हैं, क्योंकि चाहे उनकी सैलरी हो या कुछ सामान खरीदना हो, हर चीज में टैक्स है। तो अगर सरकार टैक्स से कुछ राहत दिलवाती है तो लोगों को सांस लेने में आसानी होगी। दिल्ली से कैमरामैन मुरसलीन के साथ शुभांग सिंह ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया। आगामी बजट चुनावी साल का बजट है। हर वर्ग को इस बजट से उम्मीदें हैं, चाहे वो कोई भी हो। इसी वर्ग में जुड़ा है कड़ी मेहनत करने वाला भारत का अन्नदाता किसान। सरकार से क्या राहत चाहते हैं, क्या हैं उनकी परेशानियां जिन पर किसान ध्यान दिलाना चाहते हैं, और इस बजट से क्या उम्मीदें रखते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। आगामी बजट से उम्मीदें लगाए हुए ये हैं देश के अन्नदाता, देश के किसान। दिन भर कड़ी मेहनत करने वाला वो तबका जो सरकार से इस मेहनत का फल चाहता है। यूं तो हर साल बजट में किसानों के लिए योजनाओं की बाढ़ लाई जाती है, मदद के वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हालात क्या हैं? क्या ये मदद उन तक पहुंची? आइए सुनते हैं खुद किसानों से। गवर्नमेंट की तरफ से ये हुआ कि भाई टॉयलेट आ रहे हैं, फलाना आ रहा है, गरीब आदमियों के लिए आ रहा है, लेकिन आज तक कोई कुछ नहीं। आने वाले बजट से क्या चाहती हैं? सर, बजट सबसे पहले तो हम यही आएंगे कि आए हमारे यहाँ पे एक बार देखें कि किसान किस हाल में जी रहा है। बजट में दो, कम से कम इतना तो करे जो किसान को लाभ हानि होती है उसको इतना तो हो, उसको कुछ सहारा मिले। डीएपी सारी नकली आ रही है, काश्तकार से पैसा जा रहा है, कोई लाभ ना मिल रहा उसको, फसल में भी नुकसान हो रहा है, कोई भी लाभ नहीं। जो आवारा पशु घूम रहे हैं, इनकी व्यवस्था करी जाए। हालांकि जानकार कहते हैं कि अंतरिम बजट होने की वजह से इस बजट से उम्मीदें कम ही हैं। ये तो हम जानते हैं कि इस बार जो बजट होगा वो अंतरिम बजट होगा और उसमें कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। बजटरी जो प्रोसेस है उसमें से देश के किसानों को आज बहुत जरूरत है एडिक्वेट इनकम की, तो इसलिए सरकार 6,000 रुपए जो हर साल देती है एज पीएम किसान स्कीम के तहत, वो उसको बढ़ाकर 12,000 कर देना चाहिए। अगर साल 2023 के बजट की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। इसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं। कृषि और किसान मंत्रालय को 1.25 करोड़ का आवंटन हुआ। 20 लाख करोड़ रुपए का एग्री क्रेडिट टारगेट कर्ज देने के लिए किया गया। ये पेड़ की हालत बता रही है कि किसानों की भी हालत कुछ ऐसी ही है जो बिना खाद पानी के सूख रहा है। आने वाले बजट में किसान चाहते हैं कि उन्हें भी कुछ ऐसी सुविधा मिले जिससे कि वे भी फल फूल सकें और ये पेड़ भी हरा भरा हो सके। वैसे बेमौसम बरसात और सूखे से किसानों का बड़ा नुकसान हो रहा है। 4 दिसंबर 2023 को एनसीआरबी ने जो डेटा जारी किया था उसके मुताबिक 2022 में 11,290 किसानों ने आत्महत्या की। ये आंकड़ा 2021 में 10,281 था, यानी 2022 में किसानों की आत्महत्याएं 3.7% बढ़ी।
किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए फसल बीमा योजना बनाई गई। 2023 के बजट में इसके लिए 13,625 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया, जो 2022 के मुकाबले कम था। 2022 में इस योजना के लिए 15,500 करोड़ रखे गए थे। मगर बीते साल की ये तस्वीरें बयां करती हैं कि कैसे बारिश ने किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर दी। किसान कह रहे हैं कि इस नुकसान का उन्हें मुआवजा नहीं मिला और सरकार से उनकी दरख्वास्त है कि इस परेशानी का हल निकालें। अभी बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में मेरा खुद का बता रहा हूँ, मेरा धान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। 1 रुपये भी नहीं दिया। डीएम साहब के वहाँ गए, हाँ क्लेम किया था, डीएम साहब के वहाँ जाके कागज़ दिखाए, उन्होंने सर्वे भी कराया, फोटोग्राफी हुई, सब कुछ हुआ। बाढ़ में बिल्कुल धान की फसल पूरी खत्म हो गई थी। फसल तो नष्ट हुई, बाकी नहीं कोई मुआवजा आज तक नहीं मिला। अब ये बाढ़ आई, उसमें हमारी 5 बीघे में भिंडी, तुरैया, घिया लगा हुआ था, सारा मर गया। बड़े बड़े जो खाना उना लगवाया था उससे 20-22 दिन कटे तो हमारी सारा टाइम थ्री कट जाएगा। फिर जहाँ तहाँ से अपने ब्याज पे पैसे लेके काम चलाया, फिर ये सब्जी में मुनाफा होगा वो दे देंगे। मौजूदा हालात में किसानों की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरा है जलवायु परिवर्तन। किसानों ने बेमौसम बरसात और सूखा दोनों के नुकसान झेले हैं। चुनावी साल है और इस आगामी बजट में क्या किसानों की समस्याओं के इस पहलू पर सरकार ध्यान दे पाएगी? नोएडा से अरविंद उत्तम के साथ समीक्षा शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगे। इस बजट को लेकर लोगों की काफी उम्मीदें हैं। महंगाई को लेकर जनता क्या कह रही है वो आप सुनिए। सरकार को स्किल डेवलपमेंट के लिए जो योजनाएं हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग दे करके उस योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पेट्रोल इस समय बहुत महंगा हो रहा है, डीजल इस समय बहुत महंगा हो रहा है, व्हीकल्स बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आगे चल के साइकिल में ट्रेवल करना पड़ेगा। इस कारण से थोड़ा बजट हर चीज़ से कम हो। बिजली का बिल बहुत कॉस्टली उसका लग रहा हैगा, कमर्शियल अलग है, घर का अलग है, तो उसमें कुछ कमी होनी चाहिए। कई जगह भटकना पड़ता है कि यहाँ पे आयुष्मान कार्ड चलेगा नहीं चलेगा, वहाँ डॉक्टर बोलता है नहीं यहाँ नहीं चलेगा, तो ये इसका भी सुविधा दिया जाए हर हॉस्पिटल में। सरकार का जो बजट वर्तमान में जीएसटी चल रहा है वो बहुत ही सरलीकृत है। हम मोदी सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि किसानों को राहत मिले। किसानों की ऐसी आय की कई दुगनी की बात थी तो वो दुगनी होना चाहिए। जो दैनिक यूज में काम आने वाली चीज़ें, राशन संबंधित ये जो भी दवाइयाँ वगैरह हैं उन सब पे जीएसटी वगैरह कम लगना चाहिए। सरकार को ऐसी व्यवस्थाएं करना चाहिए कि जो बेरोजगार हैं, शिक्षित, जिन्होंने बहुत पैसा शिक्षा के ऊपर खर्च करके रखा है, उन्हें रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हों। देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जो आयुष्मान कार्ड अभी 50% लोगों को वो हर नागरिक को मिले जो 140 करोड़ भारतीय हैं। हम ये चाहते हैं सरकार से कि थोड़ी महंगाई कम हो, महिलाओं को हर सुरक्षा से मिलना चाहिए, हर चीज़ मतलब हर चीज़ सस्ती मिलना चाहिए जिससे घर चला सके। मैं भी सोचता हूँ कि खाद वगैरह या समर्थन मूल्य में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश के तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।